नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अनुवाद शिक्षण। आज की हम इस क्लास में अनुवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। भाषा शिक्षण विधियों का जो हमारा पाठ चल रहा था उसमें पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने नाटक शिक्षण के विषय में अध्ययन किया था और भाषा शिक्षा शास्त्र का जो पाठ है उसी कड़ी में आज हम अनुवाद शिक्षण के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद के उद्देश्य क्या हैं, अनुवाद के भेद कितने होते हैं और अनुवाद शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में आज की हमारी ये जो क्लास है इसमें हम अध्ययन करेंगे। देखिए, अनुवाद शिक्षण एकदम छोटा सा टॉपिक है। इसमें अनुवाद के भेदों की बात करें तो अनुवाद के 3 भेद हैं। अनुवाद शिक्षण की विधियों की बात करें तो सामान्यतः 3 ही अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं और छोटे छोटे इसके कुछ उदाहरण उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो वो है। तो संक्षिप्त सा ये टॉपिक है हमारा अनुवाद शिक्षण। इसके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके नाम से ही परिभाषा है अनुवाद। अनुवाद जो इसका नाम है इसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपके पास जो नाम लिखा है अनु और वाद, अनुवाद, ये दो इसकी हम अगर हम व्युत्पत्ति की हम बात करते हैं तो अनु तो इसमें क्या है, उपसर्ग है, उसके साथ में वद इसमें धातु है और प्रत्यय की हम बात करें तो घय इसमें क्या है, प्रत्यय है। अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु में घय प्रत्यय के योग से शब्द बना हुआ है कौन सा, अनुवाद। पहली बात तो। नंबर 2, यदि हम बात करें इसमें अनु जो है, अनु का अर्थ यहाँ पर अनुकरण से है। अनु का अर्थ यहाँ पर क्या से है, अनुकरण, या आप ऐसे कहें पश्चात, पीछे पीछे, पीछे, इस रूप में हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। वद जो धातु है जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, और घय जो प्रत्यय है वो कौन सा, भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु, भाववाचक संज्ञा बनाने हेतु प्रत्यय हुआ है कौन सा, घय प्रत्यय। तो अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु में घय प्रत्यय के योग से शब्द बना है अनुवाद। अब यहाँ पर इसका अगर शाब्दिक अर्थ निकालें इस व्युत्पत्ति के आधार पर तो हम ऐसे कह सकते हैं, कोई वक्ता जो है एक भाषा में जैसे अपने विचार बोल रहा है, प्रकट कर रहा है, दूसरी भाषा में उसी का अनुकरण करते हुए वैसे ही भावों का सेम टू सेम समान भावों का दूसरी भाषा में अनुकरण करते हुए फिर उसको बोल देता है, वही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। इस आधार पर अनुवाद की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, एक भाषा में जो विचार प्रकट किए जाते हैं उन भाषा के विचारों, उस भाषा के उन विचारों का दूसरी भाषा में समान रूप से परिवर्तित करते हुए फिर प्रकट कर देना ही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। रही बात ये कि मतलब भाषा, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना, ऐसे समझ ले, सरल भाषा में करें, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों का परिवर्तन कर देना, ज्यों का त्यों परिवर्तन कर देना, वही क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान से सुन लीजिए, व्यक्ति अनुवाद तभी कर पाएगा जब उसको एक तो अपनी मूल भाषा और दूसरी भाषा जिसमें आप परिवर्तित करें, अनुदित की जाने वाली जो दूसरी भाषा है उस भाषा का जब ज्ञान होगा, जब दोनों भाषाओं का उसे ज्ञान होगा तब ही वह अनुवाद कर पाएगा, वरना अनुवाद नहीं कर पाएगा। इसका उदाहरण आप हमारा ले लेते हैं, आप अपना हमारा उदाहरण ले लें। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ विषय वस्तु। यदि हम बात करें कि इसका संस्कृत अनुवाद करें, ठीक है, हिंदी भाषा में हम जैसे वाक्य बोल रहे हैं उन्हीं वाक्यों को हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं। तो जब तक हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार जैसे हम संस्कृत में कोई बात बोल रहे हैं और इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो जब तक हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संस्कृत भाषा के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुदित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर दूसरी भाषा में हमें अनुवाद करना है, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना है, तो हमें दोनों भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
अनुवाद शिक्षण जो है उसका यदि हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दो भाषा ज्ञानम द्विभाषा ज्ञानम, दो भाषाओं का ज्ञान कराना ही अनुवाद शिक्षण का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। अब रही बात ये अनुवाद के भेदों की कि बालकों जो अनुवाद के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो अनुवाद के भेद जो हैं वो 3 माने गए हैं। अक्षर सह अनुवाद कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम छाया अनुवाद कह सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं तथ्यानुवाद। अक्षर सह अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद, ये 3 प्रकार के अनुवाद होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम कहें अनुवाद शिक्षण की विधियाँ, तो अनुवाद शिक्षण की विधियाँ हैं वो भी 3 विधियाँ हैं। एक तो है पुस्तक विधि, एक है द्विभाषी विधि और एक है तुलना एवं अनुकरण विधि। ये सामान्य से अनुवाद शिक्षण की 3 विधियां हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है अपना अनुवाद का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अनुवाद शिक्षण को और जानते हैं इसकी जानकारियां। सबसे पहले अनुवाद शिक्षण में अनुवाद किसे कहते हैं इसके बारे में। किसी एक भाषा में जो अभिव्यक्त विचार हैं, किसी एक भाषा में जो विचार हैं, उन विचारों को, एक भाषा में जो अभिव्यक्त विचार हैं उन विचारों को या भावों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों ही रूपांतरित, ज्यों का त्यों रूपांतरित करने को ही क्या कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में बदल देना वो क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। अनुवाद करने के लिए यह आवश्यक है, क्या आवश्यक है कि मूल भाषा और अनुदित की जाने वाली भाषा, मूल भाषा और अनुदित की जाने वाली जो भाषा है उन दोनों भाषाओं पर यदि पूर्ण अधिकार है तो ही अनुवाद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस रूप में ये सामान्य सी बात कही गई है। उसके बाद अनुवाद की यदि हम परिभाषा की हम बात करें तो जर्मन के विद्वान हैं एक स्ट्रॉम, और स्ट्रॉम इस बात को कहते हैं, ये जर्मन के विद्वान जो स्ट्रॉम हैं वे अनुवाद को लेकर के क्या कहते हैं, वे कहते हैं क्या कि एक व्यक्ति एक शब्द का दूसरी भाषा में अनुवाद उसी समय कर सकता है। किस समय कर सकता है, जब उस व्यक्ति का उस भाषा के प्रयोग पर पूर्ण अधिकार हो। जिस भाषा में वह अनुवाद करना चाह रहा है, यदि उस भाषा के प्रयोग पर उसका पूर्ण अधिकार है तो वह उस भाषा का अनुवाद कर लेगा। इसलिए वह अनुवाद करते समय उस भाषा को समझता ही नहीं है बल्कि उसका सही सही प्रयोग भी जानता है, तभी जाकर के वो अनुवाद कर पाता है। इसलिए अपन इस भाषा में ये कह सकते हैं कि अनुवाद जब किया जाता है तो उस अनुवाद में उसके शब्दों का, उसके अर्थ का और उसके भावों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब आपको ये 3 चीज़ें पता है तब तो आप अनुवाद कर सकते हैं, वरना सही प्रकार से अनुवाद जो है प्रायः नहीं किया जा सकता। ये सामान्य से अनुवाद के बारे में संक्षिप्त से जानकारी है। अब आगे हम बात करें इसी कड़ी को, अनुवाद की कड़ी को ही यदि हम आगे बढ़ाएं तो हम बात कर सकते हैं अनुवाद शिक्षण की उपयोगिता या महत्व। बालकों को अनुवाद क्यों सिखाए जाते हैं, शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, इसकी जानकारी सामान्य से इन बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि अनुवाद इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि मूल भाषा और अनुदित की जाने वाली जो भाषा है उन दोनों का बालकों को ज्ञान हो जाता है। मतलब अनुवाद के द्वारा भाषाओं बालकों को है वो 2 भाषाओं का ज्ञान होता है। एक तो उसकी जो मूल भाषा है उसका ज्ञान तो होता ही होता है, साथ में जो अनुदित की जाने वाली दूसरी जो भाषा है अनुवाद के माध्यम से उसका भी ज्ञान बालक को हो जाता है। इसका मतलब एक साथ कितनी भाषाओं का ज्ञान होने लग गया, 2 भाषाओं का। ये इसका महत्व है, उपयोगिता है। नंबर 2, छात्रों का व्याकरणिक ज्ञान परिपुष्ट होता है, इसलिए भाषा पर उसका अधिकार होने लगता है। व्याकरणिक ज्ञान परिपुष्ट, क्योंकि अनुवाद करने के लिए व्याकरण के नियमों आदि का भी जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के वह अनुवाद शुद्ध हो पाता है। और व्याकरण आदि नियमों की जानकारी के द्वारा ही हम अनुवाद करते हैं। इसलिए 2 बातें हो गई अनुवाद के द्वारा, एक तो 2 भाषाओं का ज्ञान होने लगता है, दूसरा बालक का जो व्याकरणात्मक ज्ञान है वह भी मजबूत होने लगता है। उसके बाद उपयोगिता के इसके महत्व के विषय में अगले पॉइंट की हम बात करें, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। क्योंकि शब्दकोश में इसलिए वृद्धि होगी, एक भाषा के शब्दों का तो ज्ञान है ही है, जब अनुवाद करते हैं तो दूसरी भाषा के शब्दों का भी ज्ञान होने लगता है। और अनुवाद के द्वारा यदि पाठ्य पुस्तकों आदि के माध्यम से, जैसे पुस्तक विधि की हम बात करते हैं, तो उस अनुवाद के द्वारा जो स्वतंत्र रूप से पुस्तकें लिखी गई है उनके द्वारा आप अनुवाद आदि सिखा रहे हैं, तो जो नए नए अपरिचित शब्द हैं
उन अपरिचित शब्दों का भी दूसरी भाषा में भी उनका ज्ञान होने लगता है। इस आधार पर अपन ऐसे कह सकते हैं कि अनुवाद के माध्यम से बालकों का जो शब्द भंडार है उस शब्द भंडार में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद अपन के संस्कृत भाषा, क्योंकि भाषा शिक्षण की हम बात करें तो यहाँ संस्कृत भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत भाषा के साथ साथ में उसको मातृभाषा की समीपता होने से अपन ये कहें संस्कृत शिक्षण की गति बालकों के सरल हो जाती है। इस पंक्ति को ऐसे समझो भाई, इसको इस तरीके से समझिए आप कि जब हम अनुवाद सिखा रहे हैं बालक को जब हम अनुवाद सिखा रहे हैं तो संस्कृत भाषा से मातृभाषा में उसको अनुवाद करवाएंगे और मातृभाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका मातृभाषा में अनुवाद सिखा रहे हैं या मातृभाषा के शब्दों का ही हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करवा रहे हैं तो मातृभाषा के माध्यम से संस्कृत भाषा सरलता से सीख जाएगा। क्यों? दोनों में एकदम समीपता हो जाएगी। मातृभाषा उसकी व्यवहार की भाषा है और व्यवहारिक भाषा के द्वारा अगर नई भाषा को सिखाया जा रहा है तो बालक सहजता के साथ जो है उस भाषा को सीख लेता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मातृभाषा में समीपता उत्पन्न होने के कारण संस्कृत शिक्षण की गति बालकों के लिए तेज हो जाती है। फिर पांचवें बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पांचवें बिंदु में कहा गया है अनुवाद के द्वारा संस्कृत शिक्षण जो है वह रोचक बन जाता है, सरल बन जाता है और आकर्षक तथा सुग्राह्य बन जाता है। सुग्राह्य का मतलब आसानी से ग्रहण करने योग्य, आसानी से सीखे जाने योग्य। फिर छठा बिंदु है इसमें, अनुवाद प्रक्रिया से छात्रों को विभिन्न भाषाओं के साहित्य का ज्ञान हो जाता है। मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अनुवाद करें तो भाषा के साहित्य जो है उसका व्याकरण आदि जो है उसका ज्ञान बालकों को होने लगता है। सातवें बिंदु की ओर चर्चा करें तो हम ऐसे कह सकते हैं अन्य भाषाओं के नवीन ज्ञान का संस्कृत भाषा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है। और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना रखने में भी यह अनुवाद जो है सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना रखने में इसलिए बालक जो है एक भाषा के साथ दूसरी भाषा को जानता है तो देश देशांतर में जब वह जाता है तो उस देश की भाषा को भी यदि सीख लेता है तो इसमें अनुवाद के द्वारा अलग अलग भाषाएं सिखाई जा सकती हैं तो सभी में सद्भावना की भावना जो है विकसित होने लगती है। ठीक है। तो ये अनुवाद शिक्षण के हम कुछ सामान्यतः अनुवाद का शिक्षण में महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके विषय में हमने चर्चा की। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं अनुवाद शिक्षण के उद्देश्यों की ओर कि बालकों को अनुवाद क्यों सिखाए जाते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो चलिए अनुवाद शिक्षण के उद्देश्यों की अब हम चर्चा करते हैं। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्यों में हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या हो गया, शुद्ध संस्कृत में लेखन की योग्यता उत्पन्न करना। यदि आप बालकों को अनुवाद सिखा रहे हैं, अनुवाद के साथ अभी आपने कहा था व्याकरण का ज्ञान मजबूत होता है और व्याकरण ज्ञान के द्वारा तो भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए अपन के अनुवाद के माध्यम से शुद्ध संस्कृत लिखने की जो योग्यता है वो बालकों में विकसित करनी है, इसलिए अनुवाद सिखाए जाते हैं। नंबर 2, व्याकरण ज्ञान को पुष्ट करना। अनुवाद के द्वारा व्याकरणिक ज्ञान दिया जाता है इसलिए वह भी मजबूत होगा। नंबर 3, विविध भाषाओं के साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन का ज्ञान प्रदान करना। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करेंगे तो उसके व्याकरण का ज्ञान और साथ ही साहित्य आदि का ज्ञान है उसमें तुलना करने की योग्यता बालकों में विकसित होगी। तीसरी बात हम कह सकते हैं संस्कृत साहित्य को आधुनिक भावों से समृद्ध करना। आधुनिक भावों से समृद्ध करने का मतलब है संस्कृत में जो आधुनिक भाषाएं जो है उनका समावेश जो किया जा रहा है, इस आधार पर हम ऐसे कह सकते हैं आधुनिक भावों का समृद्ध कर, आधुनिक भावों से ही संस्कृत भाषा को समृद्ध किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो क्रम है इसका, अगले बिंदु है उसकी चर्चा करें। संस्कृत के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। अब संस्कृत के माध्यम से विचार प्रकट करने की योग्यता विकसित करना ये कैसे, जैसे मातृभाषा है, इसको ऐसे समझना, मातृभाषा आपकी हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा से हम संस्कृत अनुवाद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको संस्कृत भाषा आने लग जाएगी और संस्कृत भाषा आने लगे तो अपने जो मातृभाषा के जो विचार हैं उन्हीं विचारों को हम संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रकट करने लग जाएंगे। तब ये कहा गया कि संस्कृत के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करने की योग्यता है वह बालकों में विकसित होने लगती है। उसके बाद बात क्या, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना।
छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और सीधी सी बात है, ये तो पता चल रहा है अलग अलग भाषाओं का ज्ञान हो रहा है अनुवाद के माध्यम से, तो छात्रों का शब्द भंडार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दोनों भाषाओं के शब्दों का ज्ञान होने लग जाएगा। इसलिए छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए भी बालकों को अनुवाद सिखाए जाते हैं। ये सामान्य से हो गए अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य। अब इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं और अपना जो अगला टॉपिक है, इसमें अगला पॉइंट जो है वह है अनुवाद के भेद। अनुवाद के भेद जो हैं वो 3 माने गए हैं। अनुवाद के भेद हैं सामान्यतः कितने माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। अब अनुवाद के जो 3 भेद हैं वे कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो अक्षरशः अनुवाद है, नंबर जो छायानुवाद या भावानुवाद, और तीसरा हो गया कौन सा? तथ्यानुवाद। भावानुवाद को मर्मानुवाद, भावानुवाद को मर्मानुवाद भी कहा जाता है। अब ये होते कौन कौन से हैं इनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अक्षरशः अनुवाद। अक्षरशः अनुवाद कह दो, शब्दशः अनुवाद कह दो, अपन ये कहें अक्षरशः अनुवाद वो है जिसमें एक भाषा के जो शब्द हैं, अक्षर जो हैं, अक्षरों से शब्द बनता है ना, तो एक भाषा के जो शब्द हैं उन शब्दों का समान भावों के अनुसार ही दूसरी भाषा में जो का त्यों परिवर्तित कर देना ही अक्षरशः अनुवाद कहलाता है। जैसे हम बात करें अक्षरशः अनुवाद की तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मक्षिका स्थाने मक्षिका, मक्षिका स्थाने मक्षिका। इस प्रक्रिया को याद रखना, यहाँ से प्रश्न दिया जाता है कि मक्षिका स्थाने मक्षिका की प्रक्रिया कौन से अनुवाद में अपनाई जाती है? आपका आंसर होगा अक्षरशः अनुवाद। तो एक भाषा के शब्दों का ज्यों का त्यों दूसरी भाषा में अनुदित कर देना, परिवर्तित कर देना अक्षरशः अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार के अनुवाद में मक्षिका स्थाने मक्षिका की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसका प्रयोग जो है प्रारंभिक कक्षाओं में जहाँ शब्द भंडार की वृद्धि करनी होती है वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। कौन से का? अक्षरशः अनुवाद का। तो आप सीधी भाषा में ये कह दें, नंबर 1 मक्षिका स्थाने की मक्षिका, मक्षिका स्थाने मक्षिका की प्रक्रिया जिस अनुवाद में अपनाई जाएगी अक्षरशः अनुवाद हो जाएगा। नंबर 2 ऐसे कह सकते हैं कि एक भाषा में जैसे भाव आ रहे हैं, जैसे शब्द आ रहे हैं, दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों उनका अनुवाद कर देना, वह कहलाता है अक्षरशः अनुवाद। दूसरे अनुवाद की हम बात करते हैं छायानुवाद, भावानुवाद, या इसी को हम कहें मर्मानुवाद की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें एक भाषा का जो अनुच्छेद होता है उस अनुच्छेद का सारांश, फिर से सुनना, एक भाषा में जो अनुच्छेद लिखा गया है उस अनुच्छेद की जो भाषा शैली भाव आदि जो आ रहे हैं, फिर उसको पढ़ करके उसका सार कथन क्या है उसका सारांश निकाल लिया जाता है और सारांश जो है उस सारांश को ही दूसरी भाषा में अनुदित कर दिया जाता है, वही अनुवाद कहलाता है छायानुवाद। इसी छायानुवाद को भावानुवाद या मर्मानुवाद के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 तीसरा जो भेद है वह है तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद में क्या होता है? तथ्यानुवाद में कोई मूल अनुच्छेद होता है लिखा हुआ, एक भाषा में लिखा हुआ मूल अनुच्छेद होता है। फिर क्या करते हैं, उस मूल अनुच्छेद को भाव कौन से हैं उनको पढ़ा जाता है, उसकी भाषा शैली जो भी है वो, तो भाव और भाषा शैली जो है उनका निर्वाह दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों ही करवा लिया जाता है। सुने, एक भाषा के अंदर लिखे गए अनुच्छेद के भाव और भाषा शैली है उनका दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों निर्वाह कर लिया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि जब कोई तीसरा व्यक्ति पढ़ता है उस अनुवाद को, एक तो मूल अनुच्छेद है और एक अनुदित किया गया अनुच्छेद है, जब कोई उन दोनों अनुच्छेदों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो अनुदित बाद में जो अनुवाद करके जो अनुच्छेद लिखा गया है कि ये जो अनुदित अनुच्छेद है वह भी उसी लेखक ने लिखा है जिसने मूल अनुच्छेद लिखा हो। इस प्रकार ऐसा आभास हो जाए, इस प्रकार का जो अनुच्छेद होता है, अनुवाद जो होता है, उस अनुवाद को कहा जाता है तथ्यानुवाद। और तीनों प्रकार के अनुवादों में यदि हम बात देखें तो तथ्यानुवाद जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम श्रेणी का जो अनुवाद होता है वह कौन सा होता है? तथ्यात्मक अनुवाद सर्वोत्तम श्रेणी का होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं इनकी। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षरशः अनुवाद की। अक्षरशः अनुवाद क्या होता है? यहाँ पर कहा गया एक भाषा के शब्दों के स्थान पर समानार्थक दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर देना ही अक्षरशः अनुवाद होता है। इसमें ये बात इम्पोर्टेंट है, ये वाली बात इसको ध्यान रखना है। मक्षिका स्थाने मक्षिका, ये प्रश्न आ गया।
मक्षिका स्थाने मक्षिका की जो प्रक्रिया है, मक्षिका स्थाने मक्षिका की जो प्रक्रिया है वह कौन से अनुवाद में अपनाई जाती है? अक्षरशः अनुवाद में। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसकी जो है, इसकी शैली जो है, प्रश्न कहा गया यह शैली अर्थात अक्षरशः अनुवाद जो है वो प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी है। क्यों है? जहां बालकों में शब्द भंडार की जो वृद्धि करनी होती है वहां पर इस अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? अक्षरशः अनुवाद का। उसके बाद नंबर 2 पर हम बात करते हैं छायानुवाद या भावानुवाद। इसे मर्मानुवाद या भावानुवाद की संज्ञा दी जाती है। जो छायानुवाद है उसे मर्मानुवाद या भावानुवाद कहा जाता है। इसमें एक भाषा के अनुच्छेद का सारांश, इससे याद रख लेना, अनुच्छेद के सारांश को, किसको? जो भी अनुच्छेद है उसी के सारांश को जो है समझाकर दूसरी भाषा में अनुदित कर दिया जाता है। इसके द्वारा छात्रों की जो भावाभिव्यक्ति है, ये प्रश्न अच्छा है, छात्रों की भावाभिव्यक्ति सशक्त होती है। तो छात्रों की भावाभिव्यक्ति को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए कौन सा अनुवाद करवाया जाता है? छायानुवाद या भावानुवाद। इसमें देखिए मर्मानुवाद नाम लिखा है, तो मर्म को, मर्म का मतलब है उसके रहस्य, उसका सारांश, ये ध्यान रख लेना आप। फिर तीसरा जो अनुवाद है उसकी हम चर्चा करें तो वह है तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का अनुवाद है। इसमें मातृभाषा या अन्य भाषा में व्यक्त जो भाव है और जो अर्थ है उसको संस्कृत में प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात क्या है, मूल भाषा के भाव तथा शैली, भाव तथा शैली दोनों का निर्वाह इसमें किया जाता है। यह जो अनुवाद होता है वो इस तरह का होता है कि यह अनुवाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि अनुवाद उसी लेखक ने किया है जिसने मूल अनुच्छेद लिखा हो। किया गया अनुवाद भी उसी लेखक का है जिसने मूल अनुच्छेद किया है, मूल अनुच्छेद लिखा है। इस प्रकार का जहां आभास होता है, प्रतीत होता है, उस अनुवाद को कहा जाता है तथ्यानुवाद। जहां भाव तथा शैली, जहां भाव तथा शैली इन दोनों का ही क्या किया जाता हो? निर्वाह किया जाता हो। और एक बात और अपन ने ये कहा, सर्वोत्तम तथ्यानुवाद जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का जो अनुवाद है वह कौन सा है? तथ्यानुवाद है। इस रूप में यहाँ आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गए अपने अनुवाद के प्रकार। अब इस अनुवाद शिक्षण में अंतिम जो अपना चरण बचा वह है अनुवाद शिक्षण की विधियां। अनुवाद शिक्षण की विधियों की हम बात करें तो ध्यान दें, अनुवाद शिक्षण की विधियां अनुवाद शिक्षण की विधियां। देखिए अनुवाद शिक्षण की हम विधियों की बात करते हैं तो अनुवाद शिक्षण की विधियां जो हैं, पहली विधि नंबर 1 पुस्तक विधि। नंबर 2 दूसरे की हम बात करें तो वह हो गई द्विभाषी विधि। इसी प्रकार तीसरी जो विधि है उसकी हम बात करें तो वह है तुलना एवं कौन सी विधि है? अनुकरण। तुलना एवं अनुकरण विधि। ये अनुवाद शिक्षण की 3 विधियां हैं, पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। अब इन तीनों विधियों की एक एक डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले है आपके पास पुस्तक विधि। पुस्तक विधि में होता क्या है? अनुवाद हेतु स्वतंत्र रूप से अनुवाद की पुस्तकें लिखी जाती हैं और उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जो है बालकों को अनुवाद सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा रचनानुवाद कौमुदी, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, तो ये किताबों के जो नाम है इसमें रचना और अनुवाद नाम लिखा है, रचना अनुवाद, प्रौढ़ रचना अनुवाद। इसका मतलब बालकों को अनुवाद सिखाने के लिए स्वतंत्र रूप से पुस्तकें होती हैं जिनमें व्याकरण आदि के नियम क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, शब्द रूप, धातु रूप आदि जो होते हैं, फिर व्याकरण के नियम क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, अनुवाद के नियम जो होते हैं, उन्हीं के माध्यम से बालकों को सहजता के साथ अनुवाद सिखाया जाता है। तो यह तो विधि हो गई कौन सी? पुस्तक विधि। तो पुस्तक विधि में तो सीधी सी बात याद रख लें, अनुवाद की स्वतंत्र रूप से लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से बालकों को अनुवाद सिखाना ही कौन सी विधि होगी? पुस्तक, जैसा कि नाम से ही पता है। नंबर 2 द्विभाषी विधि।
द्विभाषी का मतलब है दो भाषाओं का प्रयोग करते हुए फिर बालकों को अनुवाद सिखाना। अब देखिए द्विभाषी विधि जो है, इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर तो कहाँ पर होता है, जैसे कवि सम्मेलन होते हैं, औपचारिक सभाएं होती हैं, विचार गोष्ठियाँ होती हैं, सारस्वत सभा होती हैं। तो सभा मान लो, बड़े बड़े आयोजन या कवि सम्मेलन आदि जो होते हैं, ऐसी सभाओं में, ऐसे कवि सम्मेलनों में, विचार गोष्ठियों में इस द्विभाषी विधि का प्रयोग होता है। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति तो अपनी मातृभाषा में बोलता रहता है और दूसरा व्यक्ति उसको दूसरी भाषा में अनुदित करता रहता है, जिसे आप अनुवादक या ट्रांसलेटर कहते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा उसका दूसरी भाषा में अनुवाद करता रहता है। इस प्रकार जो विधि अपनाई जाती है उस विधि को कहा जाता है द्विभाषी विधि। अब यदि हम बात करें सर कक्षा में, स्कूल में इसका प्रयोग कैसे होता है, तो कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग कैसे होता है कि छात्र जो हैं वो तो अपनी हिंदी भाषा आदि जो भी हैं उन हिंदी भाषा में अपने वाक्यों को, अपने विचारों को बोलता रहता है, और शिक्षक जो है उसी बालक के द्वारा जो विचार बोले गए हैं उनका संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हुए डायरेक्टली संस्कृत में बोलता है। कैसे, बालक बोलेगा हिंदी में, शिक्षक बोलेगा संस्कृत में, ऐसे। तो बालक के द्वारा बोली गई भाषा का संस्कृत में शिक्षक अनुवाद करते हुए बोलेगा। इसका मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में डायरेक्ट अनुवाद करते हुए बोला जा रहा है। उस विधि को कहा जाता है कौन सी विधि, द्विभाषी विधि। अब तुलना एवं अनुकरण विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि है। यहाँ एक बात और सुन ले, ये जो द्विभाषी विधि है उसका प्रयोग उच्च स्तर पर होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यदि हम बात करेंगे तो बालक हिंदी में तो बोल देगा, ठीक है, लेकिन संस्कृत में जब शिक्षक बोलेगा तो वो समझेगा कैसे, इसलिए इसका प्रयोग प्राय उच्च स्तर पर होता है। तुलना एवं अनुकरण विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि में होता क्या है कि छात्रों के समक्ष एक आदर्श अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। सीधी सी बात है, लेखक जो हैं, जैसे शिक्षक की हम बात करें, शिक्षक बालकों के सामने एक आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करेगा, उचित श्रेणी का, उत्कृष्ट श्रेणी का एक अनुवाद प्रस्तुत करेगा। ठीक है, जैसे कोई हिंदी भाषा का कोई अनुच्छेद आ गया, उस अनुच्छेद का शिक्षक जो है संस्कृत भाषा में एक अनुवाद कर देगा। अब बालक क्या करेंगे, शिक्षक के द्वारा जो आदर्श अनुवाद किया गया है उसी आदर्श अनुवाद को समझते हुए और उसी का अनुकरण करते हुए, उसी भाषा शैली को अपनाते हुए अनुवाद करने लग जाएं। वही विधि है कौन सी, तुलना एवं अनुकरण विधि। तो ये अनुवाद शिक्षण की सामान्य सी 3 विधियां हैं। चलिए चर्चा करते हैं इनकी एक एक की वापस से। सबसे पहले अनुवाद शिक्षण की विधियों में बताई गई पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। अब पहली जो विधि है पुस्तक विधि, इसमें कहा गया है इस विधि के अनुसार अनुवाद करवाने के लिए अलग से ही पुस्तकों की तैयारी की जाती है। नंबर 2, पुस्तकें तैयार की जाती हैं। ये यहाँ देखेंगे, पुस्तकें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। फिर उसके बाद अपन बात कहें, इन पुस्तकों के द्वारा भी अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। पुस्तकों द्वारा किसकी शिक्षा दी जाती है, अनुवाद की शिक्षा जाती है। पुस्तक में व्याकरण एवं तार्किक क्रम से मातृभाषा में वाक्य लिखे होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा में अनुदित कर दिया जाता है। पुस्तक की सहायता से मातृभाषा को अन्य भाषा, जैसे हम संस्कृत भाषा की शिक्षण की बात करें तो संस्कृत भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस विधि में पहले सरल वाक्य, फिर उसके बाद कठिन और मिश्रित वाक्यों का अभ्यास कार्य करवाया जाता है। इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो सरल से कठिन की और जो शिक्षण सूत्र हैं इस शिक्षण सूत्र पर कार्य करती हैं। कौन से शिक्षण सूत्र पर कार्य करती हैं, सरल से कठिन की और शिक्षण सूत्र पर है यह विधि कार्य करती है। उसके बाद हम बात करें नंबर 2, द्विभाषी विधि की। द्विभाषी विधि के बारे में कहा गया कि सामान्यतः जो औपचारिक है, जो औपचारिक सम्मेलन होते हैं या आप ऐसे कहें जो गोष्ठियां होती हैं या बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं, कवि सम्मेलन आदि जो होते हैं, वहाँ पर इस विधि को प्राय प्रयोग में लाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति तो संस्कृत भाषा में बोलता रहता है, दूसरा उसका दूसरी भाषा में, यहाँ संस्कृत की जगह आप मातृभाषा कीजिए। एक जो मूल व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है वह तो मातृभाषा में बोलता रहेगा। कौन सी भाषा में बोलेगा वो, मातृभाषा में। तो यहाँ मातृभाषा करेंगे अपन। इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसका जो संस्कृत अनुवाद जो है
वह करता रहता है। इस प्रकार इस भाषा को प्रयोग में लाया जाता है। कक्षा में इस विधि का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कक्षा में इस विधि का प्रयोग इस रूप में किया जाता है कि छात्र तो हिंदी भाषा में कोई गद्य खंड है या कोई वाक्य बोलता है और शिक्षक उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद साथ साथ करता रहता है। इस प्रकार शिक्षक के बोलने के साथ साथ ही छात्र अनुवाद करने लग जाते हैं, उनका अभ्यास करने लग जाते हैं। इस विधि से छात्रों में संस्कृत बोलने व समझने की शक्ति का विकास होने लगता है। और एक बात और ध्यान दें, सबसे प्रमुख बात यह विधि जो है वो उच्च स्तर पर, कौन से स्तर पर? उच्च स्तर पर अधिक उपयोगी मानी गई है। इसका प्रयोग इस रूप में होता है। तीसरी और जो अंतिम विधि है वह है तुलना एवं अनुकरण विधि। तुलना एवं अनुकरण विधि की हम बात करें तो इसमें अपन ये कहेंगे, शिक्षक पहले एक आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करता है और उस आदर्श अनुवाद पर ही छात्र जो हैं उसको समझते हैं। फिर उसके समक्ष मातृभाषा का कोई अन्य भाषा का जो है अनुच्छेद दिया जाता है जो आदर्श अनुवाद के समान होता है और बालक जो हैं उसी आदर्श अनुवाद के अनुकरण के आधार पर जो है अनुवाद करते रहते हैं। इस विधि को कहा जाता है तुलना एवं अनुकरण विधि। तो इस प्रकार ये अनुवाद शिक्षण की सामान्यतः अपनी 3 विधियां थी। तो आपने देखा अनुवाद शिक्षण में अनुवाद क्या होता है? एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना अनुवाद होता है। फिर उसके बाद अनुवाद के भेद 3 हैं जिनमें सर्वोत्तम प्रकार का तथ्यानुवाद है और ये 3 अनुवाद की विधियां हैं जिसमें पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना एवं अनुकरण विधि। इसी के साथ ये भाषा शिक्षण का जो छोटा सा पार्ट था अपना अनुवाद शिक्षण वह कंप्लीट होता है। अगली जो अपनी कक्षा होगी उसी में भाषा शिक्षण के जो अगले इकाई हैं उसके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।